नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। महाराष्ट्र में की राजनीति में रोज आजकल एक नई हलचल देखने को मिल रही है। अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे मातोश्री, और वहां पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर पहुंचे और वो उन्होंने पहुंचकर वहां बधाई दी। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये एक तो मातोश्री पहुंचना, सालों बाद पहुंचे, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, वहां मीटिंग हुई होगी तो उसमें क्या बातचीत हुई और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील रावत जी। सुनील रावत जी महाराष्ट्र से हैं, पत्रकार हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति पर और देश की राजनीति पर बड़ी पैनी उनकी नजर है। तो सुनील जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुनील जी, ये जो मुलाकात हुई है, इस मिलन के क्या मायने लगाए? मायने देखिए, मुलाकात के मायने तो है। बहुत दिनों बाद अगर मातोश्री मतलब 20 वर्ष का जो ये दो दुराव था, जो दोनों के बीच की जो दूरियां थी, उसमें दूसरी बार उस मातोश्री में पहुंचे जहां से निकले थे राज ठाकरे। तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि पारिवारिक दूरियां जो है कम हुई हैं, मनमुटाव जो थे वो कम हुए हैं, मतभेद जो थे दोनों परिवारों के बीच में वो पारिवारिक तौर पर कम हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, काई जो जमी हुई थी वो हट रही है। ये सब संदेश ये दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है या महाराष्ट्र की जनता देखना चाहती है, देश की जनता जो देखना चाहती है, क्या राजनीतिक तौर पर दोनों ये साथ आना चाहते हैं या आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कोई संकेत राज ठाकरे की ओर से कल की बैठक के बाद भी नहीं आया है, और इससे पहले की जो पहली मुलाकात उनकी थी, जिस मुलाकात में दोनों मंच पर साथ आए थे और लंबा चौड़ा दोनों ने भाषण किया था मराठी हिंदी के नाम पर। अब उसमें उद्धव ठाकरे के बयान को हम सुनेंगे तो उसमें भाषण में उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि हम साथ आने के लिए आए हुए, साथ आएंगे और विरोधी पक्षों को हराएंगे और यहाँ पर सत्ता हासिल करेंगे। ये सब बातें उद्धव ठाकरे ने की थी। राज ठाकरे के भाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा भाषण आप सुनेंगे, उन्होंने बस भाषा को लेकर कटाक्ष किए, कुछ बातचीत की, महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने जगाने की कोशिश की, ये सब उनके भाषण में था। उसके बाद उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाए, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक एक तरह से विरासत थी, जमीन थी, हनक थी, पारिवारिक जो ठसक थी, वो सब कम हो गई है, बट गई है। शिंदे जब से अलग हो गए, पार्टी बढ़ गई है, पार्टी का सिंबल चला गया है, आपके पास सत्ता थी वो भी चली गई है, भारतीय जनता पार्टी जैसा एक साथी था आपके पास, वो भी आपके पास से चला गया है। तो उद्धव ठाकरे के पास बचा कुछ नहीं है ले दे के। बहुत जो चीजें थी वो कम हो गई उनके पास, और उनको वो उन चीजों को अर्जित करना है। महाराष्ट्र की जनता का जनाधार भी उनसे चला गया है, क्योंकि वोट शेयर अगर हम देखें, वोट शेयर परसेंटेज के मामले में, सीटों के मामले में देखें, तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के आगे कहीं नहीं लगते। वोट शेयर भी शिंदे की पार्टी को ज्यादा मिला है, सांसद माफ करिएगा विधायक भी ज्यादा मिले हुए हैं। तो हर तरह से उद्धव ठाकरे नुकसान में आए हैं भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद। और जो एक महायुति उन्होंने जो बनाई, महाविकास आघाड़ी, माफ करिएगा एमवीए, उसमें जाने के बाद उनको नुकसान ही हुआ है। उनके साथी दलों को फायदा हुआ है नहीं हुआ है, ये अलग राजनीति का चर्चा का विषय है, और उस पर मंथन होते रहता है कि हाँ कांग्रेस को इससे लाभ हुआ है। अब जो अहम मुद्दा है कि क्या दोनों साथ आ रहे हैं, अब राज ठाकरे को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। संजय राउत की ओर से कुछ दिनों पहले सामना में एक लेख लिखा गया और कहा गया है कि दोनों भाइयों का साथ आना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और मराठी अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए दोनों का साथ आना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि उद्धव गुट की ओर से बार बार एक तरह से दबाव राज ठाकरे के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको पार्टी में आना है, आइए, आप साथ में आइए, मिलके हम लोग कुछ करते हैं। लेकिन राज ठाकरे की ओर से ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक कुछ दिनों पहले नासिक में एक सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, स्थानीय कुछ कार्यकर्ता वहां जुटे, वहां एक अनौपचारिक अनऑफिशियल पत्रकारों के बीच बातचीत हुई। जब राज ठाकरे वहां नासिक में पहुंचे, कुछ बातें उन्होंने कही, पत्रकारों ने उसको छाप दिया अखबार में। उस पर राज ठाकरे बड़े नाराज हुए। दूसरे दिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि पत्रकारिता ये नहीं होती है कि आप जो निजी बातें हैं जो दोनों के बीच हुई उसको आप छापते, और वो भी छापते जो मैंने नहीं कहा है, मेरी बात मुंह में डाल दे। दरअसल अगले दिन हेडलाइन ये बनी थी कि राज ठाकरे ने वहां कह दिया है कि अभी हम उद्धव सेना के साथ नहीं आना चाह रहे और कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए, अभी हम लोग अकेले ही
अपनी ताकत आजमाएंगे और देखेंगे, अभी परखेंगे, अभी समय है, लगेगा तो एक सही समय आने पर इसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। ये वो हेडलाइन थी और ये उन्होंने कहा था। तो जब खबर आई तो उन्होंने इसका खंडन किया कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने इस पर कोई क्लेम नहीं किया, कोई मानहानि नहीं की किसी के ऊपर, बस कह के जैसे राजनीतिक तौर पर होता है वो आगे बढ़ गए। अब इसके बाद वो उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, मातोश्री पहुंचे, तो क्या वो, इसमें बात महत्वपूर्ण है कि क्या वो स्वतः चल के गए थे? अब इसमें हमारे पास जो खबर है कि ये आमंत्रित गेस्ट थे, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन था, तो बहुत भव्य आयोजन वहां पर किया गया था और फूलों से पूरा मातोश्री सजाया गया था, पुष्पगुच्छ लगे हुए थे, तमाम कार्यकर्ता थे, संजय राउत और बाकी पार्टी के सब नेता पहुंचे थे। तो इसे राज ठाकरे को एक आमंत्रण भेजा गया था कि आप भी आइए, तो आमंत्रित सदस्य के तौर पर वहां आए थे। मंच वंच भी लगा था, आपने देखा होगा, पहले से तैयारी थी कि फिर एक बार हाथ उठाकर मीडिया को और महाराष्ट्र की जनता को बताया जा सके कि हम साथ हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की ओर से सारी कोशिश हो रही है। राकेश जी, ये देखना पड़ेगा आपको, राज ठाकरे हाथ बढ़ा नहीं रहे हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर राज ठाकरे के पास खोने को कुछ नहीं है जी, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़कर हाथ मिलाते, क्योंकि उद्धव को भी जरूरत है अपने एक साथ की और राज को भी जरूरत है। राज तो कुछ भी नहीं है इस समय, तो जी, ऐसा क्या है जो राज ठाकरे रोक रहे हैं खुद को? जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। देखिए, राज ठाकरे बस कुछ नहीं है खोने के लिए, राजनीतिक जमीन उनकी है नहीं, क्योंकि उनकी कोई सीटें नहीं, इतनी राजनीतिक स्वीकार्यता उनकी इतनी है महाराष्ट्र में कि वो अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। तो आप इससे समझ सकते हैं। जी अब महत्वपूर्ण ये है चुनाव, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप जो खो चुके, खोना था वो खो चुके हैं, क्योंकि आपने लगातार चुनाव दर चुनाव नई पार्टी बनाकर अपने आप को आजमाया है। महाराष्ट्र की जनता के बीच आप गए और हर बार आपको जनता ने नकारा है। अब आपके पास एक दूसरा विकल्प है। एक तौर पर तो आप फेल हो चुके हैं, एक तौर पर जनता ने आपको फेल कर दिया है कि आप अकेले अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आपकी शक्ति वो नहीं है। उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने, उनकी ताकत बहुत कमजोर हुई है, जनाधार घटा है, पार्टी बटी है, सब कुछ, तो उनको एक साथी चाहिए मजबूत। और राज ठाकरे की अपनी वैसी हनक है, राज ठाकरे का नाम है महाराष्ट्र में, और शिवसेना का सिंबल उनके साथ आ जाता है। ये पहले बहुत, मुझे लगता है राकेश जी, संभावनाएं थी कि पहले अगर ये युति हो जाती तो बहुत कुछ शिवसेना के लिए बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी पानी बहुत बह चुका है, नदी में बहुत पानी बह चुका है, तो अब वो समय नहीं बचा। तो राज ठाकरे के पास चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार तो फेल हो चुके हैं। अगर वो दूसरी बार उद्धव के साथ जाकर फिर वो फेल होते हैं तो फिर क्या बचता है राज ठाकरे के पास? तो इसीलिए वो चुनाव में बहुत देरी कर रहे हैं और बहुत मंथन चल रहा है उनका, क्योंकि अपोनेंट आपका कमजोर नहीं है। अपोनेंट इस वक्त आपका भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में जिनकी सत्ता है और राज्य में जिनकी सत्ता है, और शिंदे, शिवसेना जो शिंदे गुट है, उसकी रणनीति को आपको समझना पड़ेगा। शायद राज ठाकरे वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उद्धव नहीं समझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि उद्धव ठाकरे को क्या अब ये समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक जमीन अपनी बचाने के लिए, शिवसेना की जमीन बचाने के लिए जिस एग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वो उनके पर्सनालिटी में नहीं है, और वो राज ठाकरे की पर्सनालिटी में था। जब राज ठाकरे अलग भी हुए थे तब भी कई राजनीतिक पंडितों ने ये कहा था कि वही असली वारिस है, और उनको घर से अलग कर दिया गया। तो क्या उद्धव को ये समझ में आ गया कि वो एग्रेसिवनेस राज में ही है और वो लाना जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत सही आपने एकदम बात पकड़ी है राकेश जी। शिवसेना जो है, शिवसेना का डीएनए देखिए आप, शिवसेना जब बनी, शिवसेना की डीएनए में एग्रेशन है। बाला साहेब ठाकरे, आप देखिए, उनकी एक आवाज पर पूरी मुंबई और महाराष्ट्र पूरा बंद हो जाता था, और वो सत्ता में नहीं रहे। जो राज ठाकरे ने एक डायलॉग कहा, बार बार वो डायलॉग कह रहे, पिछली एक रैली हुई थी उसमें भी उन्होंने डायलॉग कहा कि हमारी सत्ता संसद में, सरकार में नहीं है, हमारी सत्ता सड़क पर है। ये डायलॉग राज ठाकरे ने कहा, और ये डायलॉग बाला साहेब ठाकरे का डायलॉग है। तो जो बाला साहेब ठाकरे के जो सारे गुण हैं और जो एग्रेशन है, उनकी तरह बात करने का तरीका है, वो सब कुछ राज में है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने, जब कहते हैं कि पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज होती है, तो उस वक्त उन्होंने, उनके पास चुनाव था कि अगर वास्तविकता में उनको अपना वारिस, हकदार इस पार्टी के लिए हित में चुनना था, तो अगर राज ठाकरे को चुना जाता
तो शिवसेना आज कहीं और होती। ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, तब भी ये बात कही गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उद्धव इसीलिए लालायित है कि वो चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। आप चलिए, उद्धव नहीं है, आदित्य जो उनकी सेकंड कमांडिंग जो है, आप आदित्य भी देखिए, आदित्य में भी वो एग्रेशन नहीं है। जबकि राज ठाकरे के जो सुपुत्र है अमित, उनमें एग्रेशन है। अगर आप देखेंगे वो वैसे एग्रेसिव है, उनकी पर्सनालिटी भी उसी तरह की है। तो उद्धव वहां कम है, उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। अब राज जो है, जो आपका पहला सवाल था, मैं उसी पे आ रहा था कि क्यों इतना तोल मोल नाप गुणा गणित को कर रहे हैं। बेसिकली शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, उन्होंने महाराष्ट्र का जो मुंबई ठाणे जो एरिया है, जिस एरिया से आते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से इतना जबरदस्त वहां काम कर रहे हैं। अब काम कैसे कर रहे हैं कि जो शिवसेना है, वास्तविक शिवसेना, उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई महीना नहीं होता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है जिस दिन 1500 शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे गुट में न शामिल हुए। और न सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें बड़े बड़े पूर्व विधायक, पूर्व नेता, पूर्व मेयर और जो पार्षद रह चुके हैं। तो बीएमसी में कहने को तो कब्जा शिवसेना यूबीटी का है, लेकिन ज्यादातर जो अब मेयर है और ज्यादातर जो माफ करिएगा जो पार्षद है और जो नगर सेवक है, वो अब ज्यादातर शिंदे गुट की तरफ बहुतायात जो है, बहुतायात उनके पास आ गया है। तो अब बीएमसी के चुनाव में बहुत टफ फाइट होने वाली है। और हो सकता है कि जो लंबे वक्त से शिवसेना की सत्ता है वहां, शिवसेना यूबीटी, अभी तक तो शिवसेना अविभाजित में, अब लेकिन विभाजित हो गई, तो शिवसेना यूबीटी का वहां मेयर है। तो वो जो है, वो डर है। अब राज ठाकरे अगर साथ चले जाते हैं और सपोज करिए हार जाते हैं, तो एक जो आपकी एक वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे आपके वो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है कि बहुत विशाल दैत्य है पीछे, लेकिन वो पर्दा हट गया तो पता चला, देखा कि अरे यहाँ तो कोई दैत्य नहीं है, यहाँ तो एक मनुष्य बैठा हुआ है। तो आपका वो जो परसेप्शन है वो खत्म हो सकता है। तो इसीलिए राज ठाकरे बहुत मतलब चिंतन मनन मंथन करके, गुणा भाग करके अंतिम समय तक वो समय ले रहे हैं। और वो हो सकता है कि राजनीति में होता भी है कि एक आप ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि राज उद्धव साथ आ जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बढ़िया ऑफर देते, हो सकता है कोई शिंदे बहुत बढ़िया ऑफर दे दे। तो एक विकल्प तो आपके पास खुला है। तो चुनाव का प्रश्न है, तो चुनाव आपको क्या करना है वो आप देखिए। इसीलिए राज ठाकरे मुझे लगता है समय ले रहे हैं। सुनील जी, क्या उद्धव को भी ये समझ में आ रहा है कि एमवीए मतलब महाविकास आघाड़ी की जो उनकी अलायंस है, वो एक अननेचुरल अलायंस है, और बीजेपी के साथ कुछ भी बात हो, वो एक नेचुरल अलायंस है, लाइक माइंडेड पार्टीज। मुझे ध्यान है वाजपेयी जी के समय में एक बार ऐसा हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा हुआ था कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। और मुझे ध्यान है कि मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन एक ही हवाई जहाज से गए, सुबह गए, दोपहर को आ गए। तो हम लोग, मैं उनमें था, पत्रकारों में 2-3 पत्रकार थे, हम जाकर मिले उनसे। तो मतलब इतना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, दिल्ली से तुरंत 2 दूत भेजे गए। उनसे एक तो शिवसेना के ही थे, उस समय स्पीकर थे मनोहर जोशी, और प्रमोद महाजन थे, और शाम तक ठीक हो गया सब। तो लाइक माइंडेड पार्टीज। तो क्या उद्धव को ये पता लग रहा है कि हम एक गलत जगह पहुंच गए, अननेचुरल सी मतलब अलायंस है। जो नेचुरल है, बेशक हमने कुछ फायदे के लिए उसे छोड़ दिया, लेकिन अलायंस नेचुरल वही है, बीजेपी। तो क्या ये लोग आ सकते हैं, उद्धव ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि इधर कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं, हलचलें राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र में। जी नहीं, एकदम आपने सही पकड़ा है राकेश जी। और ये है, वो उनको तभी समझ में आ गया था जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जब ये लोग साथ लड़े और जिस तरह के नतीजे आए, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि भाई मोदी राज में भी, मोदी के एक वेव में भी इतनी सीटें महाराष्ट्र में भाई एमवीए ने जीत ली। एमवीए महत्वपूर्ण नहीं है, उद्धव ठाकरे को क्या मिला ये महत्वपूर्ण है। अगर उन आंकड़ों का आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि उद्धव ठाकरे नुकसान में रहे और लाभ कांग्रेस को हो गया। तो उस अलायंस के साथ जाने से उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ, पहला झटका उनको लोकसभा में लगा। फिर जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनाव के भी जो नतीजे आए, वो भी ये बता रहे थे कि हाँ, हम गलत जगह आ गए। और इसका लगातार पार्टी में विरोध हो रहा था, पार्टी के अंदर नेता विरोध कर रहे थे, क्योंकि पार्टी की जो हार्डकोर लाइन है
आपकी लाइन है कि सावरकर आपके लिए भगवान है, और आपके जो अलायंस है उनकी लाइन है कि सावरकर माफी वीर है। तो वो तो कह ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सावरकर भगवान है, तो वहां कंट्रोडिक्शन आया और महाराष्ट्र की जनता के बीच में संदेश गया कि भाई एक वो पार्टी जो कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी, वो अब मजारों पे जाकर चादर चढ़ाने लग गए हैं। चादर चढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई आपने चित्र ऐसा बना रखा है कि आप मजार के विरोधी है। आप तो बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि हाँ जी मैंने गिराई है, मेरे कार्यकर्ता ने, मेरा हाथ नहीं पूरा पांव था वो गिराने में, राम मंदिर जहां बना है वो विवादित ढांचे को गिराने में। आप उस पार्टी के, आपके पार्टी का वो डीएनए, और आप एक ऐसे पार्टी के साथ मिले जो राम मंदिर के निर्माण के वक्त विरोध में थी, राम के अस्तित्व को जो नकारते थे। तो जाहिर तौर पर नेचुरल अलायंस है। और आपका अगला सवाल वो समझ में आ चुका है उद्धव को, और इसीलिए उन्होंने बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम एमबीए के साथ नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीच बीच में सुखबोगाट, क्योंकि उद्धव ठाकरे को शायद ये भी समझ में आ गया कि अकेले वो शक्ति बची नहीं है, क्योंकि शिंदे ने पूरा जिस तरह से शिवसेना के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जो अच्छे नेता थे, वो चले गए हैं। खबर ये भी है कि जो भी 7-8 सांसद लोकसभा चुनाव संसद सत्र से पहले खबर आई कि 7 और सांसद हैं वो संपर्क में हैं और वो कभी भी आ सकते हैं इधर। तो एक बड़े नेता का, गिरीश महाजन का बयान था ये। तो उद्धव सशंकित भी है, इसलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मजाक मजाक में ही सही एक संसद में, एक विधानसभा में, विधान परिषद में एक न्योता मिल गया है कि भैया आप अब उधर तो हम नहीं आ सकते क्योंकि बहुत दिनों तक सत्ता रहेगी और आपके पास, हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम उधर आ जाए, आपके पास विकल्प है कि आप हमारे तरफ आ सकते हैं और इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। तो एक तरह से खुला आमंत्रण एक फडणवीस की ओर से था। और उसके बाद की आप घटनाक्रम देखिए, दूसरे दिन कई सारे विधायकों को लेकर, अपने बेटे को लेकर, फूलों का गुलदस्ता लेकर तुरंत उद्धव पहुंच जाते हैं, सीएम के साथ बैठक होती है। उसके 2 दिन बाद खबर आती है कि 5 स्टार होटल में आदित्य ठाकरे और फडणवीस एक ही वक्त जाते हैं और बड़ा सुरक्षा का वहां तामझाम होता है, बाहर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है और 2-2.5 घंटे दोनों अंदर रहते हैं और दोनों लगभग एक ही साथ बाहर निकलते हैं। हालांकि उस पर स्पष्टीकरण आया कि निजी कार्यक्रम थे, आदित्य अपने कार्यक्रम में गए थे, फडणवीस अपने कार्यक्रम में गए थे, लेकिन अंदर क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं। तो ये कुछ घटनाक्रम हुए और उसके बाद जो शिंदे गुट है उसमें थोड़ी सी हलचल हुई। तो संजय निरुपम बड़े अच्छे प्रवक्ता है, कांग्रेस में हुआ करते थे, शिंदे शिवसेना में, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर स्पष्टीकरण दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, फडणवीस की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया, शिंदे गुट की ओर से स्पष्टीकरण आता है कि हमारे महायुति में उद्धव ठाकरे के लिए कोई जगह नहीं है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं। मुलाकात फडणवीस के साथ हो रही है, लेकिन स्पष्टीकरण शिवसेना शिंदे दे रही है कि आपके लिए इस मुकालते में मत रहिए, आपकी हमारे इसमें कोई जगह नहीं, हमको नहीं चाहिए आप। तो ये सब हो रहा है राकेश जी। लेकिन एक और जहां कोशिश हो रही है, जैसा आप बता रहे हैं, अगर नेचुरल अलायंस की तरफ आ गई शिवसेना जी, तो हो सकता है बीजेपी के लिए अच्छा हो जाए, लेकिन राज ठाकरे का उस हालत में क्या होगा? राज ठाकरे तो गलबहियां डाल रहे हैं अपने भाई के साथ, लेकिन क्या राज ठाकरे भी आ जाएंगे फिर बीजेपी के साथ? नहीं देखिए, आप याद करिए राकेश जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में गए थे और उस वक्त मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद थे और जी उन्होंने जी बिल्कुल प्रधानमंत्री याद है। बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और उन्होंने आज भी वो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो नहीं अच्छे काम हो रहे हैं तो बात करनी चाहिए, सिर्फ मराठी विरोध पर उन्होंने अपनी बात की। तो वो तो चाहते ही है कि भाई शक्ति किसको अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पे तो ताकत है, तो ताकत के साथ कौन जुड़ना नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आएंगे तो मन से भी, लेकिन वही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों न्योता दिया गया था और वहां पर ये सार्वजनिक घटनाक्रम क्यों चल रहा है, तो इसके पीछे की राजनीति महाराष्ट्र की सब पता है कि जिस तरह से शिंदे साहब को वहां मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम जब डिमोट किया गया, तो उसके बाद से और जिस तरह से उन पर नकेल कसने की कोशिश की जाती, उनके कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो फडणवीस साहब ने रोक दिए और तमाम तरह की बातें, तो उन पर एक अंकुश वो महसूस कर रहे हैं। तो वो अपने ओर से एक दबाव बनाने की कोशिश जाहिर तौर पर करते होंगे कि भैया हम आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक लेंगे तो आप सीएम तो रहेंगे नहीं। तो ये प्लान बी के तौर पर फडणवीस साहब ने मौजूद रखा है कि ठीक है भाई आप जाएंगे तो हमारे पास तो प्लान बी हमने मौजूद रखा हुआ है, आप जाइए। तो एक ये इस तरह की भी राजनीति वहां महाराष्ट्र में चल रही है। तो ये लोग कह सकते हैं कि भैया क्यों ऑफर दे रहे हैं,
वो तो शिंदे तो साथ में है ही। तो एक ये है कि वो शिंदे को मैसेज देने के लिए है। कभी कभी सुनील जी, राजनीति में हम देखते हैं कुछ नारे अतिवादी नारे लगते हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाते हैं, जैसे अ, अ, मराठी के नाम पर लोगों के साथ हिंसा करना या मारपीट करना कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं आती तो सीखो, और बाहर से भी कोई आया तो वो भी तुम यहाँ तभी आओ जब तुम सीखो। हम्म, ऐसे में वहां के मुस्लिम इलाके से ये आवाजें भी उठ रही हैं चुनौती भरी कि हम न सीखेंगे, न हम इस्तेमाल करेंगे। करेंगे मराठी, हम यहीं रहेंगे, आपको जो करना हो कर दो। तो राज ठाकरे के इस तरह के नारों का, कि इस तरह से अगर चुनौती मिले तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है, आपका जो किला है उसको थोड़ा सा डेंट तो लगता है, और आप बोल नहीं रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका रहस्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल मैं मुंबई में था राकेश जी, और मैंने बहुत टटोला, मुंबई दिन भर में था, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मैं लोगों से भी, आम लोगों से भी वहाँ बात की, मैंने उत्तर भारतीयों से भी बात की, मैंने गुजरातियों से भी बात की जो वहाँ के, और महाराष्ट्र के लोगों से भी बात की जो महाराष्ट्र के लोग हैं। तो ये मुद्दा वहाँ जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब वृहद तौर पर अगर हम देखें, ये मुद्दा सिर्फ एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लिए एग्जिस्ट करता है। जो एमएनएस के, शिवसेना यूबीटी के भी कार्यकर्ता नहीं। आप शिवसेना यूबीटी का, आप जितनी घटनाएं हुई आप देखिए, किसी घटना में शिवसेना यूबीटी के किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं आया है कि कहीं उन्होंने मारपीट की है और किसी पर मराठी बोलने के लिए दबाव बनाया हो। आपने ये देखा होगा। सिर्फ खबर आ रही कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो है वो जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मराठी बोलने के लिए दबाव बना रहे हैं और जो नहीं कह रहे हैं। अब आप कह रहे कि भिंडी बाजार, नल बाजार, इन इलाकों की बात कर रहे हैं आप कि वहां से चेतावनी मिल रही खुली, और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी चेतावनी मिल रही है, वहीं से नहीं मिल रही है। बीजेपी वाले कह रहे कि इतने बड़े भैया आप मराठी के हितैषी है और पैरोकार है, और जो आप गरीब हिंदुओं पर, वो उन्होंने फिर हिंदू बनाम मुस्लिम इसको बना दिया कि आप गरीब हिंदुओं को मार रहे हैं, दम है तो जाइए नल बाजार में, भिंडी बाजार, नल बाजार जाइए उधर और बोल के दिखाइए। और वहां से खुलेआम कह रहे हैं लोग कि भैया हम तो नहीं बोलेंगे, और आके दिखाएं यहाँ। तो वो कह रहे कि तो जो मारेंगे आपको, तो बोले कि हमने थोड़ी चूड़ियां पहन रखी, हम क्या करेंगे। इस तरह का मतलब थ्रेटनिंग वो है, और ये राज ठाकरे के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इससे महाराष्ट्र में ही आपकी पॉलिटिक्स जो है वो एक्सपोज हो रही है। महाराष्ट्र में ही राज ठाकरे एक्सपोज हो रहे हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उन इलाकों में जाके मराठी बुलवाइए, और आप गरीब निरीह जो उत्तर भारत से आए हुए लोग हैं उन पर आप जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए एमवीए की आप बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे हैं, इस विवाद के बाद वहां पर कई लोग इसका लाभ लेने में भी लग गए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस है तो उद्धव ठाकरे के साथ, फिलहाल वो बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक के हम साथी है, लेकिन वर्षा गायकवाड़ एक उनकी सांसद है। कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया, वो बयान मैंने सुना, और अभी चूंकि मैं मुंबई गया था तो कई जगह दीवारों पे पोस्टर देखे मैंने, वो बैनर वो लिखे रहते वो भी देखा मैंने। तो जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं, अब उनको साधने के लिए कांग्रेस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वहां एक कार्यक्रम बाकायदा शुरू किया है कांग्रेस ने कि उत्तर भारतीय लोग असुरक्षित महसूस न करें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और वो उनकी बात करेगी। और वर्षा गायकवाड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था, बोले कि उत्तर भारतीयों को जितना कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में दिया है, मुंबई में दिया है, उतना किसी और पार्टी ने नहीं दिया। मेयर तक हमने उत्तर भारतीय बनाया। राज ठाकरे मराठी की बात करते हैं और ये कह रहे कि मेयर तक हमने उत्तर भारतीय बनाए, इतने सभा वो है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये वहां राजनीति चल रही है। राज ठाकरे जिस मुद्दे को सुलगा रहे हैं उसके दूसरे पक्ष का लाभ लेने के लिए सब लोग लग गए। रामदास अठावले की एक पार्टिकल में रास्ते में जा रहा था, बहुत सारे बैनर्स वहां लिखे हुए थे, उत्तर भारतीय अघाड़ी, आरपीआई, रामदास अठावले की पार्टी की उत्तर भारतीय अघाड़ी बन गई है, उत्तर भारतीय लोगों को अब जो उनकी बात करेगी। तो एक तरह से दूसरे लोगों को यूनाइट कर रहा है एक दूसरा राजनीतिक दल जो है, और तो ये भी वहां चल रहा है। तो आप ये देखिए कि राज ठाकरे का जो मुद्दा है वो एक्सपोज हो चुका है। मैंने जैसे बताया, कई कल लोगों से मैंने बात की, अमूमन बहुत ज्यादा लोगों ने गालियां दी, मैं वो शब्द कहूंगा एक तरह से चिढ़ के ना, कि क्या ये मूर्खता है। बोले कि आज के टाइम में क्या ये एग्जिस्ट करता है। और मैं जहां गया था वो महाराष्ट्र का सरकारी विभाग ही था, और वहां पे वहां के जो मराठी लोग हैं उनके साथ में हिंदी में बात कर रहा हूँ। वो भी, तो मैंने कहा उनसे, पहले पूछा मैंने कहा थोड़ी चुटकी ले ली जाए, मैंने भाई हिंदी में चलेगा, हूँ तो मैं मराठी आदमी लेकिन हिंदी में बोलता हूँ, मैं मराठी में कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। बोले नहीं नहीं बात नहीं सर, आप बोलिए, हिंदी बोलिए, हमें भी हिंदी अच्छा, आती है।
अच्छा, मैं आपको बताऊं, मराठी में कई शब्द संस्कृत के इतने सुंदर शब्द हैं जी कि, और उनका उच्चारण बिल्कुल सही है। हिंदी वाले जी उसका उच्चारण नहीं करते सही, जी जी लेकिन मैंने देखा है इतने इतना उच्चारण इतना सही है लोगों का, मराठी लोगों का, उन शब्दों का, और वो बड़ी फ्लुएंटली बोलते हैं। उनको उनको सायास नहीं करते वो। जी तो जी मतलब अपने आप होता है, तो वो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बहुत यहाँ दिल्ली में राजनीति कवर करते हुए बहुत से लोगों का देखता था, उनकी बातचीत, उनके शब्द जो होते थे बहुत। तो भाषा में तो कोई आपस में लड़ाई है नहीं। हम भाषा में, हमारी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि जी कुछ कहने की हद नहीं। और जी मराठी व्यक्ति भी, मराठी मानुस भी एग्रेसिव नहीं है। वो वो तालमेल करके चलने वाला आदमी है। वो कभी झगड़ा करने वाला आदमी ही नहीं रहा। ये तो जी। पॉलिटिक्स के चलते जो कुछ होता है, मेरी राय में वो होता है। खैर, नहीं आज बिल्कुल, के अगर शो का यहाँ पे एक मैं आखिरी थोड़ा-सा बड़ा। राकेश जी इसमें जोड़ दूँ, अगर आप हिंदी भाषी लोगों को महाराष्ट्र से हटा देंगे, तो आपको जी। वहाँ पे घर में काम करने वाली बाई नहीं मिलेगी। आपको ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आपको पैदल घर से दफ्तर जाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि वहां बहुत आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले प्लम्बर नहीं मिलेंगे आपको। तो आप अगर चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि भाषा ठीक है, आप बहुत हम भी मानते हैं कि लंबे वक्त तक, और होता है आप लंबे वक्त तक जिस क्षेत्र में रहते हैं, स्वतः स्फूर्त खुद ब खुद, क्योंकि आपका कन्वर्सेशन होता है लोगों से, आप सीख जाते हैं। आपको दबाव बिल्कुल। बनाने की जरूरत नहीं होती है कि आपको भाई सीखना है, वो सीख जाते हैं। आ- जैसे आप आप देखेंगे वहां बिल्कुल। बहुत से लोग हैं हिंदी भाषी, और इतनी सुंदर मराठी बोलते हैं, गुजराती लोग इतनी सुंदर मराठी बोलते हैं कि लगेगा ही नहीं कि ये उत्तर भारतीय है और या गुजरात का, ये मराठी नहीं है। भाई बोन दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा, सब लोग इतनी सुंदर सब लोग, मराठी बोलते हैं। सब लोग जी बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप। आज के शो का एक आखिरी सवाल था। जी वो ये है कि क्या उद्धव तो, मतलब ऐसा लग रहा है, जो हलचल हुई है, उद्धव तो लग रहा है कि शायद वो करीब आना चाहते हैं। क्या बीजेपी भी शिंदे गुट से अलग करना चाहती है खुद को? क्योंकि अभी हाल में फंड को लेकर कुछ बवाल हुआ, और उस पर मुख्यमंत्री ने सारी ताकत अपने पास ले ली। अब शिंदे के पास नहीं है वो ताकत। तो क्या ये एक संकेत माना जाए कि शिंदे को धीरे धीरे अलग करना चाहती है और उद्धव को पास लाना चाहती है? मतलब हम पत्रकार लोग तो शक करते हैं, तो उसी से खबर निकलती। तो आपको लगता है कुछ ऐसा? नहीं, निश्चित तौर पर शक तो होना ही चाहिए। पत्रकार का तो काम ही है कि वो देखे हम, जी। और क्या हो रहा है उसको हम एक उसका एक विश्लेषण करें। मुझे ये जो लगता है, मैं जो देख पा रहा हूँ, ये अलग होने की बात नहीं है। मतलब बात अधिकार की है। तो जैसे पहले का जो टेनर रहा, सारी की सारी शक्ति शिंदे के पास थी, और डिप्टी सीएम के तौर पर फडणवीस थे, और सारी बातें सुनी गई। अब बेसिकली चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आप जवाबदेह हैं और जिम्मेदार हैं चीजों के लिए। अगर कुछ भी होता है, कोई स्कैम हो गया, कुछ हो गया, आप इसको ऐसे समझ सकते, तो जिम्मेदारी फडणवीस पर आएगी। तो इसीलिए बिल्कुल। फडणवीस उस और वो अपने ऊपर, उनका जो राजनीतिक जितना जीवन है, आपने देखा होगा फडणवीस का बहुत बेदाग जीवन है, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई दाग उनके जीवन पर लगे। अब दो उनको डिप्टी सीएम ऐसे मिल गए, एक अजीत पवार, उनका तो अजीत पवार का ट्रैक रिकॉर्ड तो जग जाहिर है, और दूसरे शिंदे साहब है। अब शिंदे साहब पर ऐसे कोई आरोप तो नहीं लगे, लेकिन चूंकि भाई शिवसेना से आए हैं वो, और शिवसेना के बारे में भी वहां पे बहुत कुछ चलता है कि ये भैया वसूली पार्टी है, वहां बहुत सारे काम इस तरह से महाराष्ट्र में कुछ कराना है तो ये घर भी खाली करवा देंगे शिवसेना वाले, इस तरह का एक वहां पर वो चलता है। अब वो हालांकि राज ठाकरे की जिम्मे काम आ गया, कह रहे कि राज ठाकरे वाली पार्टी, अब ये भाई कुछ काम कराना है तो इनके पास जाइए कार्यकर्ताओं को, ये कर देंगे काम आपका। तो ये एक छवि आपकी बनी हुई है। अब उसमें मुझे लगता है कि फडणवीस साहब इसीलिए कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि फंड देंगे नहीं, लेकिन उनका कि संस्तुति लीजिए, हम अलॉट करेंगे और रिजल्ट दीजिए कि इतना लिया भैया तो इसका ये हो गया जी, ताकि उसके लिए जवाबदेह मैं हूं तो उसकी जवाबदेही मेरी हो। अब उसमें अगर आप कुछ आनाकानी करते हैं, नानुकुर करते हैं, तो फिर प्लान बी भी एक वो उन्होंने बगल में तैयार रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी यूबीटी शिवसेना को साथ लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माहौल ऐसा है और वहां पर परसेप्शन इस तरह का बन गया है, जिस तरह से इन लोगों के लिए एक छवि बन गई है। तो आप अगर साथ ले लेंगे, साथ आना पड़ेगा आपको, आप खुद से अप्रोच करके, हालांकि राजनीति में तो कुछ भी संभव है, आप जानते हैं महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, तो फिर तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि शिंदे को अलग करना चाहती है बीजेपी।
बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो बनी रहे, लेकिन उनकी शर्तों पर, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर आप उनके साथ रहे, ये चाहते हैं। चलिए, आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल हो रही है उस पर हम लोगों ने बात की, और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बीजेपी, महाविकास आघाड़ी, इन सबको लेकर आगे का क्या सीन होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई। हर बार जब आपसे बात होती है तो ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति को और करीब से देखने लगा हूँ, और सुलझती जा रही है चीजें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।